जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इजी मैथ्स 99 के इस यूट्यूब चैनल पर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी लेकर आए हुए हैं, जिसमें शुरू किया गया है पॉलिनोमियल। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, अर्थात पॉलिनोमियल का परिचय। पॉलिनोमियल क्या है, कैसे है, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, इन चीज़ों को अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। हम लोग इसकी पिछली क्लास में सीखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से पॉलिनोमियल को दो भागों में बांटा गया, एक पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। तो पद के आधार पे पॉलिनोमियल क्या है, कैसे है, कितने प्रकार का है, उसका क्या गुणधर्म है, कैसे पहचाना जाता है, इस चीज़ को हम लोगों ने पिछली क्लास के वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि घात के आधार पे पॉलिनोमियल जो होता है मुख्य रूप से हम लोगों को सिलेबस में कितने प्रकार का पढ़ना है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे और सीखेंगे। दोस्तों, आप लोग पूरे विश्वास के साथ चैनल पे बने रहिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखा जाए तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखेंगे हम लोग कि जो इसमें पहला होता है वह लाइनर पॉलिनोमियल और जो दूसरा है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा होता है बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि घात के आधार पे चार प्रकार के पॉलिनोमियल को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है लाइनर पॉलिनोमियल और इसे हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को द्विघात बहुपद कहा जाता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को त्रिघात बहुपद कहा जाता है और बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चतुर्थ घात बहुपद कहा जाता है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हमको इन्हीं के विषय में अपने सिलेबस में देखना है और इनको बेहतर तरीके से सीखना है। तो चलिए देखिएगा आप लोग कि जैसे यहाँ पे है लाइनर पॉलिनोमियल, तो लाइनर का मतलब होता है रैखिक बहुपद और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं
और बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चौथा है, जिसको हम लोग चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लाइनर पोलिनोमियल के विषय में। तो चलिए, लाइनर पोलिनोमियल क्या होता है, यह किस प्रकार से हम कहीं पे लिखा होगा तो कैसे जान पाएंगे कि ये लाइनर पोलिनोमियल है, और कैसे ये जान पाएंगे कि कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है और कौन सा चार घात का बहुपद है। तो चलिए देखा जाए, बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे। बस आप लोग जब भी क्लास कर रहे हों तो आप लोगों के पास कॉपी पेन ज़रूर हो। और हाई स्कूल के जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, हम अपने उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि आप लोग कम से कम जो भी चीज़ें क्लास वर्क करवाया जाए उसको अपने आप से खुद से बैठ कर के कम से कम 2 घंटे 3 घंटे उसको आप प्रैक्टिस करिए। आप लोगों की कमज़ोरी का सबसे बड़ा वजह जो होता है वो ये है कि आप घर पे नहीं पढ़ते हो और आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो भी चीज़ें पढ़ाया जाता है, चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो जो भी टीचर पढ़ाएं आपको, उसको अधिक से अधिक समय दे करके आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखा जाए लाइनर पोलिनोमियल। तो लाइनर पोलिनोमियल को हम लोग देखेंगे। लाइनर पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ये x लिख दिया गया, एक अक्षर है जिसे हम लोग चर कहते हैं, और इसका घात यदि कुछ नहीं लिखा गया है तो ये मान के चलिएगा आप लोग कि जब किसी अक्षर का घात कुछ भी न लिखा गया हो तो उसका घात 1 होता है। तो लाइनर पोलिनोमियल को पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब कोई बहुपद लिखा गया हो और उसका घात कुछ दिखाई न देता हो, अर्थात उसमें घात न लगा हो, तो रैखिक बहुपद के अंतर्गत आता है। जैसे 2x + 3, देखिएगा यहाँ पे x जो लिखा गया है इसका घात कुछ भी नहीं है, तो ये रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएगा। जैसे लिख दिया जाए 5x + 4, तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, तो इसलिए ये भी रैखिक बहुपद होगा। और यदि लिख दिया जाए x + 3, तो ये भी रैखिक बहुपद के अंतर्गत होगा। अगर लिख दिया जाए x - 6, तो ये भी रैखिक बहुपद के अंतर्गत होगा। अर्थात आप ये समझिएगा कि जब कहीं पर कोई भी बहुपद लिखा गया हो तो आप उसमें देखिए कि उस बहुपद का घात क्या है। यदि उस बहुपद में कोई घात लगा हुआ ना दिखाई दे आपको, तो आप समझते रहिएगा कि वो रैखिक बहुपद होगा। और जब रैखिक बहुपद को हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो ग्राफ पर यह देखिए, ये x डैश y डैश होता है। तो ये जो लाइन होती है इसे x अक्ष कहते हैं और इसे y अक्ष कहते हैं। तो रैखिक बहुपद जो होता है वह x अक्ष वाली रेखा को किसी एक बिंदु पर काटता है, और यदि कोई रेखा x अक्ष को एक बार काटती है तो वह रेखा रैखिक बहुपद को प्रदर्शित करेगी।
कभी कभी क्वेश्चन में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एक ग्राफ चित्र बना दिया जाता है और उसमें इस प्रकार से एक लाइन को खींच दिया जाता है और आपसे पूछा जाए कि ये जो रेखा है किस प्रकार के बहुपद को प्रदर्शित कर रही है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो x अक्ष है, यह रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो आपने देखा कि ये रेखा x अक्ष को एक बार काट रही है, और कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगा वह उतने घात के बहुपद को प्रदर्शित करेगा। तो ग्राफ के द्वारा बहुपद को पहचानने का सबसे बेहतर और आसान तरीका यही है। आप देखिए कि x अक्ष को कोई रेखा यदि है वह कितनी बार काट रही है, जितनी बार वह रेखा x अक्ष को काटेगी वह उतने घात का बहुपद होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x अक्ष को एक रेखा केवल एक बार काट रही है, तो ये रेखा रैखिक बहुपद अर्थात लाइनर पॉलिनोमियल को प्रदर्शित करेगा। तो इतना ही इसका पहचान है, और ग्राफ के द्वारा भी आप लोग इसी प्रकार से पहचान सकते हैं कि कोई रैखिक बहुपद है तो उसमें आप देखेंगे कि उसका अधिकतम घात क्या है, और अगर ग्राफ बनाया गया है तो आप देखेंगे कि x अक्ष को वह कितनी बार काट रहा है। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो दूसरा आप लिखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात इसी को हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद को पहचानने का, आप कोई पॉलिनोमियल लिखा गया है तो आप कैसे पहचान पाओगे कि ये द्विघात बहुपद है। तो इसके लिए यहाँ पे है कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 लगा होगा उसे द्विघात बहुपद कहा जाएगा। और द्विघात बहुपद का जो मूल समीकरण होता है, द्विघात बहुपद का मूल समीकरण, द्विघात बहुपद का जो मूल समीकरण होता है वो है f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात समीकरण का मूल समीकरण है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है और इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। तो किसी भी बहुपद की जब डिग्री पूछा जाए, घात पूछा जाए, तो दिए गए बहुपद में जो सबसे अधिक घात होगा वह उस बहुपद का डिग्री या घात कहलाता है। तो इसका सबसे अधिक घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। और इसमें ए बी सी ये जो है एक रियल नंबर है। ABC ये रियल नंबर है अर्थात कोई संख्या है। तो द्विघात बहुपद में मूलों की जो संख्या होती है वो 2 होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद में द्विघात
बहुपद में मूलों की संख्या 2 होता है। मूलों की संख्या 2 होता है। एक मूल इसमें अल्फ़ा और दूसरा बीटा होता है। एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा होता है। तो जब हम लोग द्विघात बहुपद को हल करते हैं तो उसके 2 शून्यक प्राप्त होते हैं और उन्हीं दोनों शून्यकों को मूल भी कहा जाता है, जिसे हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। तो बात रही कि द्विघात बहुपद को किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। तो आपने देख लिया कि द्विघात बहुपद को पहचानने के लिए किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 2 होना जरूरी है, और अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का मूल समीकरण क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का मूल समीकरण ax² + bx + c होता है। और द्विघात बहुपद में मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या 2 होता है, जिसे अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अब आप अगला नोट करेंगे कि यदि द्विघात बहुपद में 2 मूल अल्फ़ा और बीटा दिए हों, यदि 2 मूल अल्फ़ा और बीटा दिए हों तो द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे। यदि 2 मूल दिया गया हो, एक अल्फ़ा दिया गया हो और एक बीटा दिया गया हो, तो आप लोग किस प्रकार से द्विघात समीकरण को बनाएंगे, तो उसका सूत्र लिखिएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं भी लगाते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो इस फार्मूला का ये इस प्रकार से अल्फ़ा और बीटा के रूप में है, और अगर आप चाहते हैं तो इसको इस रूप में भी याद कर सकते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो देखिएगा, अगर हम मान लें कि अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 दिया गया है, अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 दिया गया है, तो हमसे कहा जाए कि एक द्विघात समीकरण बनाएं। तो देखिएगा, आप इसी में मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का मान, बीटा की जगह पे बीटा का मान। तो अल्फ़ा बराबर 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 धन बीटा का मान है 3, तो प्लस 3 इंटू x प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान है 2 और बीटा का मान है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3। अब इसे और हल करेंगे तो ये होगा x² और इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 5 में x का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा -5x प्लस
2 तिहाई 6। ये आपका एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से यदि कोई दो मूल दिया रहे, अल्फ़ा और बीटा कोई मूल दिया रहे और आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला जाए, तो इस फार्मूला पर रख करके आप द्विघात समीकरण को बड़े ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो इसको आप लोग नोट करते चलिए। आप लोगों को द्विघात बहुपद में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपको न सिखा दें। बस आप पूरे विश्वास के साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बच्चों, हम और अल्फ़ा और बीटा के मान को लेते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं समीकरण को बनाना। तो देखिएगा, अगर हम ले लें अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर 7, अल्फ़ा बराबर 5 और बीटा बराबर 7, और आपसे कहा जाए कि द्विघात समीकरण को बनाना। तो सबसे पहले आप सूत्र को लिख लीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसी में आपको रखना है, दिया गया जो मान है उस मान को इसमें आपको रख देना है। तो देखिएगा, x² माइनस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान। अल्फ़ा का मान है 5 और बीटा का मान है 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का मान 5 और इंटू माने गुणा, तो बीटा का मान 7, x² और इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 में x का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 5 12, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 5 7 35। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x² और इस माइनस का गुणा जब हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा -12x और प्लस 35। तो देखिए आपका एक द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कहें आपको कि अल्फ़ा बराबर 5/3 और बीटा बराबर 2/5 हो, तो आप द्विघात समीकरण को बनाएं। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा, इस फार्मूला को पहले लिख लिया करिए। आप लोग बार बार फार्मूला को लिखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लिखते लिखते बहुत बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिएगा, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 2/5 इंटू एक्स और प्लस 5/3 गुणे 2/5। तो इतना तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता है कि समस्या होती होगी। आप लोगों को एकदम आसान तरीके से और एकदम बेहतर से बेहतर आपको समझ में आए, इसलिए आसान तरीका और एकदम आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे होगा x² माइनस, आप लोग भिन्न को हल करना जानते ही होंगे कि जब किसी भिन्न का जो हर होता है अर्थात डिनोमिनेटर होता है, यदि वो बराबर नहीं होता है तो हम उसके डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए या तो एलसीएम लेते हैं या फिर तिर्यक का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर छोटे संख्या और इसमें ज़्यादा पद न हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि तिर्यक का गुणा करके उसको हल कर लें। तो देखिएगा, इस 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, तो 5 × 5 = 25
बटे 5 तिहाई 15 और प्लस 3 दूना 6 और 3 पचे 15 इंटू एक्स प्लस यहाँ देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2/3। इसको और हल करेंगे हम लोग तो होगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए अब जो ये भिन्न है इसका जो डिनोमिनेटर है ये दोनों का बराबर है। और जब डिनोमिनेटर किसी भिन्न का बराबर हो जाता है तो जोड़ या घटाने के सिस्टम में हम लोग उसके जो नोमिनेटर होता है जोड़ रहता है जोड़ लेते हैं और घटाना रहता है तो घटा लेते हैं। तो 25 और 6 को यहाँ पे जोड़ लेंगे, 25 6 31 हो जाएगा और बटे 15 और x का अंदर गुणा कर लेंगे तो ये x हो जाएगा और प्लस 2/3। इसको और अगर आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 31/15 x प्लस 2/3। आप चाहें तो इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं और आप देखिएगा कि इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के मान को बदल बदल के आप ले करके और इस फार्मूला पे रख करके खूब 4 6 10 प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप उसे बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों गणित के लिए सबसे जो मस्ट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि प्रैक्टिस। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप मैथमेटिक्स को हल करना सीख जाएंगे। और अगर आप मैथ से दूरी बनाते रहेंगे तो निश्चित तौर पे मैथ आपके लिए कठिन बना रहेगा। तो अधिक से अधिक आप लोग क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन का टाइप पढ़ाया जाए उस टाइप्स के क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस किया करिए, खुद से क्वेश्चन को लिया करिए। जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको अल्फ़ा का मान 5, बीटा का मान 7 ले करके बताया। आप इसी तरीके से अल्फ़ा और बीटा के मान को चेंज करके लीजिए और इस फार्मूला पर रख करके आप चेक करिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है आपको तो आप कमेंट कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या हो उसका हल आपको मिल सके। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि यदि द्विघात बहुपद में अल्फ़ा बीटा का मान दिया गया हो तो किस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण को बनाते हैं। अब आगे हम आपको सिखाते हैं कि यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो उससे किस प्रकार से हम समीकरण को बनाएंगे। तो चलिए देखिएगा। जैसे दिया हो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10। दिया हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10, तो एक द्विघात समीकरण बनाएं। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला आप लोग लिख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10। तो हम लोग यही मान ला करके इस पे रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखेंगे हम लोग 7 और इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 10, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस 10। तो देखिएगा एक द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब दिया रहे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जब दिया रहेगा तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला पर रख करके द्विघात समीकरण को बना लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक बताया, आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे चलिए एक प्रैक्टिस हम और करवाते हैं। जैसे ले लिया जाए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -15।
तो कहा जाए कि इसका द्विघात समीकरण बनाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखेंगे -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -15, तो यहाँ पे लिखेंगे -15। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको और हल करेंगे जब हम लोग, तो ये होगा एक्स स्क्वायर और माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 7x। और देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका एक द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता होगा, किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती होंगी। दोस्तों, आप लोग जितनी चीज़ों को समझा रहे हैं, जितनी चीज़ों को बता रहे हैं, आप लोग इसको अगर पढ़ करके और प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी टाइप से नहीं बचेगा आपका बहुपद में, या द्विघात बहुपद में, या रैखिक बहुपद में, या आपका अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगला पढ़ेंगे इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में आपको किसी भी प्रकार की कोई लेकिन नहीं रह जाएगा। बस आप लोग पूरे ईमानदारी से और पूरे निष्ठा से क्लास को करिए, और जो भी आपको बताया जाए कि इसका प्रैक्टिस करिए, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित तौर पे आप बहुत बेहतर तैयारी करेंगे। चलिए, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जो चीज़ें समझा रहे हैं अच्छे से समझ में आता होगा। आप क्लास 10th के बच्चे हैं, आप कक्षा 9 में द्विघात समीकरण को पढ़े हैं, लेकिन उतने डिटेल में नहीं पढ़े हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल से सीखेंगे और जानेंगे भी, और बहुत बेहतर तरीके से इसको करेंगे भी। बस ज़रूरत है आपको, बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने की। आप घर पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपकी तैयारी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आप ये भी सोचते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो, मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा तैयार हो जाए, तो शायद आपकी कल्पना गलत है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, घर पे पढ़ना होगा। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके बहाने बहुत से लगे रहते हैं, जो कक्षा 10 के बच्चे होते हैं, घर का काम है, ये है, वो है। ये सारे आपके बहाने हैं। आपका केवल इस समय केवल इतना काम है कि आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का काम होता है पढ़ना। आप पूरे मन से और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कीजिए। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपके न तो घर के न तो और कोई। आप लोग जिसे कहते हैं कि काम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी बहाने होती हैं। आप घर वालों का विश्वास भरोसा जीतिए, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे विश्वास है। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे हम आप लोगों को इसके बाद की जो प्रैक्टिस है उसको करवाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे कि किसी दिए गए बहुपद में से किस प्रकार से हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो दिए गए बहुपद में से मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। दिए गए बहुपद में से मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। और हमने आपको बताया कि द्विघात बहुपद का जो मूल समीकरण होता है वह है f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यही जैसे मान लिया जाए कि एक दिया गया द्विघात बहुपद है
और इस दिए गए बहुपद में से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। हम लोगों को कह दिया जाए कि इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे जो a है, यह है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगर पूछा जाए कि यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो यक्स स्क्वायर का गुणांक a है। और दूसरा चीज़ पूछा जाए कि यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक b होगा। और c अचर पद है, अचर पद है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से x का गुणांक a है, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b होगा और अचर पद इसमें c होगा, अचर पद c। तो दिए गए बहुपद में से मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस फार्मूला पे रख करके हम लोग किसी भी दिए गए बहुपद के मूलों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मूलों का योग का बात आया है तो हम लोगों ने अभी इसके पीछे अभी हम लोगों ने अभी सीखा कि जो मूल होते हैं वह एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। द्विघात बहुपद में दो मूल होते हैं, एक मूल अल्फ़ा होता है और दूसरा बीटा होता है। तो यहाँ पे मूलों का योगफल कह रहा है तो अर्थात हम इसकी जगह पर रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, चाहे हम मूलों का योगफल कहें या अल्फ़ा प्लस बीटा कहें, बराबर होगा माइनस यक्स का गुणांक। तो देखिएगा यक्स का गुणांक क्या है b, तो यहाँ पर हो जाएगा b अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो हम इसे भी ज्ञात मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला को भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में एकदम कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। कहीं पर भी मूलों का योगफल पूछे जब पूछे किसी क्वेश्चन में तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। और जब मूलों के गुणनफल की बात आए, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब मूलों का गुणनफल कह रहा है तो गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा अचर पद क्या है c है, अचर पद इसमें c, तो c अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो है c बाई a।
तो कहीं पर भी कोई द्विघात बहुपद दिया रहे तो वहाँ पे आप लोगों से जब भी पूछा जाए कि मूलों का योगफल क्या होता है तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला को लगा सकते हैं, और मूलों का गुणनफल जब पूछा जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप मैथ में रट करके मैथ को नहीं कर सकते हैं। मैथ अगर आपको बेहतर करना है और बहुत अच्छा उसमें बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से अच्छा आपका मैथ तैयार होगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को हल करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज होगा फार्मूला का, और आप फार्मूला का यूज कर करके, प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छी तरीके से हर एक फार्मूला को याद रख लेंगे। तो चलिए देखिएगा, इसको हम आपको किस प्रकार से यूज करेंगे किसी क्वेश्चन पे करके दिखाते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दे दे 5x² + 6x + 4 और पूछे कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अर्थात मूलों का योगफल क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो इसमें आपको परेशान होने की जरा सा भी बात नहीं है। आपने अभी यहाँ पे सीखा कि मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b का मतलब x का गुणांक और a का मतलब x² का गुणांक। तो उसी को यहाँ पे रखना है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस आया है तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, और b मतलब x का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 बटे x² का गुणांक 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ये आपका जो मान प्राप्त हुआ यह है इस बहुपद, इस दिए गए बहुपद में जो शून्यक हैं, जो मूल हैं, उनका योगफल। तो यहाँ पर होगा मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -6/5। अगर आपको यहाँ से समस्या हो रही है कि a b कैसे निकल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि ax² + bx + c, ये जो मूल समीकरण है इस समीकरण से दिए गए समीकरण का तुलना कर लीजिए। तो जब मूल समीकरण से दिए गए समीकरण का तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा a बराबर 5, क्योंकि देखिए x² है, x² ये मिल रहा है, इसका गुणांक a है और इसका गुणांक 5 है, तो a बराबर 5 हो जाएगा। और यहाँ से आप b बराबर ज्ञात कर लीजिएगा। तो x देखिए यहाँ पे x यहाँ ये सेम मैच खा रहा है, लेकिन यहाँ पे b है और यहाँ b की जगह पे 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा c है और यहाँ पे c की जगह पे 4 है, तो c बराबर 4 हो जाएगा। तो उसी को वही मान ला करके यहाँ से यहाँ पे आप रख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस है तो माइनस लगा दिए, b का मान वहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 रख दिए, और a का मान यहाँ से हमने 5 को पाया तो यहाँ पे 5 को रख दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उस बहुपद में से हम मूलों का योगफल ज्ञात कर पाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c/a, तो देखिएगा c का मान है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बटे a का मान है 5, तो यहाँ पर हो गया 5, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 4/5। इस प्रकार से कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उसमें से हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी बच्चा है जिसको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो, किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से जो भी समस्याएं होंगी उन सारी समस्याओं को सिलेबस से संबंधित
हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपकी समस्या हो उसका हल मिल सके। और आप लोग इस इजी मैथ्स 99 के इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो ये सारी वीडियो आपको वहाँ से मिलेंगी और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।